हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउसफुल 5 मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को एक क्रूज शिप पर भागता हुआ देखते हैं क्योंकि उसके पीछे खूनी पड़ा हुआ होता है। वह खूनी उस आदमी को पकड़कर मार देता है। उसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह हमें बताते हैं कि यूके का 7वां सबसे अमीर आदमी एक क्रूज शिप पर अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाला है और उसका एक बेटा भी होता है, देव। लेकिन अपना बर्थडे मनाने से पहले ही रंजीत भगवान को प्यारा हो जाता है। जब ये खबर देव को मिलती है उस टाइम उसके पास उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माया बेदी और सिराज भी होते हैं। देव ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, पर माया और सिराज उसे कहते हैं कि ये बात अभी हम लीक नहीं होने देंगे क्योंकि अगर ये बात दूसरों को पता चली तो स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि इतना अमीर आदमी है तो स्टॉक मार्केट पर कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इतने में रंजीत के लॉयर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो देव को कहते हैं कि रंजीत ने उसके लिए एक होलोग्राम छोड़ा है। उस होलोग्राम को जब देव प्ले करता है तो रंजीत उसे कहता है कि तुम मेरी दूसरी पत्नी के बेटे हो। मेरी पहली पत्नी जो कि एक फॉरेनर थी, उसका बेटा था जिसका नाम था जॉली, और मैं अपनी सारी जायदाद जॉली के नाम करना चाहता हूँ। देव की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बड़े भाई को ढूंढे और उसके हिस्से की सारी जायदाद उसे दे। रंजीत का होलोग्राम उन्हें बताता है कि जॉली लेफ्ट हैंडेड है और उसके पीछे एक जले हुए का बर्थ मार्क है। यह सुनकर देव और उसके एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है। वह अपना नाम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली बताता है। वह अपना बर्थ मार्क दिखाता है और कहता है कि मैं ही देव का बड़ा भाई हूँ। देव अपने बड़े भाई को देखकर बहुत खुश होता है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में एक दूसरा आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है और अपना नाम जलभूषण उर्फ जॉली बताता है। उसके पास भी वही सेम बर्थ मार्क होता है और वो कहता है कि मैं देव का बड़ा भाई हूँ। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह ये सोच ही रहे होते हैं कि इन दोनों में से असली जॉली कौन है कि उतने में से एक तीसरा आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है जो अपना नाम जूलियस उर्फ जॉली बताता है। वह कहता है कि मैं देव का असली बड़ा भाई हूँ। वह अपना बर्थ मार्क भी दिखाता है। यह सब देखकर देव ये तो समझ जाता है कि इन तीनों में से कोई दो ज़रूर फ्रॉड हैं और यहाँ पर कोई ना कोई फ्रॉड जरूर चल रहा है। ये ज़रूर पिता रंजीत की जायदाद को हड़पने के लिए यहाँ पर आए हैं। वह डॉक्टर अमन को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि इन तीनों का डीएनए टेस्ट लो और इसकी रिपोर्ट कल तक आ जानी चाहिए। उतने तक ये रात की पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। ये पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर अमन उन तीनों का डीएनए टेस्ट कर रहा होता है। जब जूलियस की सुबह आंख खुलती है तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता और वह खुद को जलभूषण की वाइफ शशिकला के साथ सोया हुआ पाता है। यह देखकर वह बहुत नाराज़ होता है और शशिकला को जगाकर काफ़ी डांटता है। इसके बाद वह दोनों जलभूषण के कमरे में जाते हैं और जलभूषण को जलाबुद्दीन की वाइफ ज़ारा के साथ सोया हुआ पाते हैं। यह देखकर जलभूषण और ज़ारा भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वह एक साथ एक कमरे में कैसे सोए। फिर उसके बाद वह तीनों जलाबुद्दीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जलाबुद्दीन आखिरी पास्ता के साथ सोया हुआ था, पर हैरानी की बात यह थी कि उन तीनों को रात का कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने पार्टी के बाद क्या किया। पर इनमें से जूलियस की वाइफ काची मिसिंग थी। जूलियस से ज़्यादा जलाबुद्दीन परेशान लग रहा था। वह तीनों काची को ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ देव अमन का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट देख सके और पता कर सके कि असली जॉली कौन है, पर अमन का भी कोई अता पता नहीं होता। इधर वह तीनों काफ़ी मुशक्क़त के बाद काची को ढूंढ लेते हैं जो कि काफ़ी ख़राब हालत में होती है। इतने में देव और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी डॉक्टर अमन की लाश वहाँ पर गिरती है। सभी यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर अमन का खून किसने किया। डॉक्टर अमन तो तीनों जॉली के ब्लड सैंपल दिखाने वाले थे ताकि असली जॉली का पता किया जा सके। देव को यह यकीन हो जाता है कि इन तीनों जॉली में से ही किसी एक ने डॉक्टर अमन का खून किया है ताकि वह सच को छुपा सकें। वह उन तीनों को शिप की ही जेल में डाल देता है और जेल का कंट्रोल बटुक पटेल के पास होता है। जेल में तीनों जॉली आपस में लड़ने लगते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि उन तीनों में से कोई भी असली जॉली नहीं है। असल में
उन्हें तो रंजीत की मौत का पता लगा था और उसकी जायदाद को हड़पने के लिए वह तीनों वहां पर आए थे। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहां हमें पता लगता है कि उन तीनों की वाइफ भी नकली हैं। असल में जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड कांची है और जलभूषण की वाइफ ज़ारा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे जोली की वाइफ बनाकर उन पर नज़र रखवा रहे थे। अब वह तीनों फैसला करते हैं कि वो असली खूनी का पता लगाकर ही रहेंगे। वहाँ पर देव ने पुलिस को फ़ोन कर दिया होता है ताकि वह तीनों जोली से सच उगलवा सके। अब मूवी में बीड़ू और बावा नाम के दो पुलिस ऑफिसर्स की एंट्री होती है जो अपने उस दिन के खराब कारनामों की वजह से सस्पेंड हो गए होते हैं। तभी बाबा को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड माया का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि यहाँ शिप पर मर्डर हो रहे हैं और माया चाहती है कि इस केस को बाबा ही सॉल्व करे। यह सुनकर बीड़ू बाबा से कहता है कि हम शिप पर चलते हैं और इस केस को सॉल्व करते हैं। सस्पेंड होने के बाद भी वह शिप पर मज़े से रहेंगे और केस सॉल्व होने पर उन लोगों से पैसे भी हड़प लेंगे। यह सुनकर बाबा भी उसकी बात मान लेता है। यहाँ तीनों जोली किसी तरीके से मेहनत मुशक्क़त करके जेल से बाहर आते हैं और फैसला करते हैं कि वह खूनी को ढूंढ कर ही रहेंगे और अपने ऊपर लगा खून का इल्ज़ाम मिटाकर रहेंगे। सबसे पहले वो रंजीत की लाश को समुद्र में फेंकने के बारे में सोचते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड्स को कहते हैं कि वह लैब में जाकर उन ब्लड सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करे ताकि वह तीनों नकली हैं इसका सबूत मिट सके। यहाँ पर जॉली गलती से रंजीत को एक कमरे में ले आते हैं क्योंकि लोग उनकी तरफ आ रहे थे। वह किसी तरीके से रंजीत की लाश को छुपाते हैं। उस तरफ ज़ारा और शशिकला लैब में देव को देखते हैं जो कि डॉक्टर की जेब में कुछ चेक करने के बाद वहां से चला जाता है। ज़ारा ये सारी वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और ये समझ जाती है कि देव ने ही डॉक्टर का मर्डर किया है, इसलिए वह यहाँ पर अपना वो बचा हुआ सबूत भी मिटाने के लिए आया है। हालांकि इसके बाद तीनों अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती हैं। वहाँ तीनों जोली लोगों के जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वह रंजीत की लाश को समुद्र में फेंक सके। तभी शशिकला उन्हें देव का वीडियो दिखाते हुए कहती है कि अब वे साबित कर देंगे कि वह बेकसूर हैं और असली खूनी कौन है। यह देखकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम साबित कर देंगे कि असली खूनी कौन है, अब हम बेकसूर हैं। तभी जूलियस उन्हें कहता है कि पुलिस वहां आने ही वाली होगी, इसलिए जितने ज़्यादा सबूत हो सकें इकट्ठे कर लो। वह अलमारी में से रंजीत की लाश को निकालने लगते हैं पर गलती से देव की लाश को निकाल लेते हैं। असल में देव का पहले से ही किसी ने खून कर दिया था लेकिन उन्हें पता नहीं था। वह जब देव की लाश को ले जा रहे थे तभी वहां पर बीड़ू और बाबा आ जाते हैं और उन्हें देव की लाश के साथ पकड़ लेते हैं। बीड़ू और बाबा को लगता है कि देव का खून इन तीनों ने ही किया है, इसलिए वह बारी बारी तीनों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सच पता करने की कोशिश करते हैं, पर बीड़ू और बाबा को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद वह तीनों को एक साथ बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। इसी बीच उनमें हाथापाई हो जाती है। इसी बीच जूलियस बाबा से कुछ ऊट पटांग कह देता है जिसके बाद बाबा उन तीनों को बहुत मारता है। पर कमरे से बाहर आने के बाद जूलियस बाबा से कहता है कि उसे एक ऐसा क्लू मिला है जिससे ये साबित हो जाएगा कि वह बेकसूर है। इसके लिए वह उनसे कमरा चेक करने की परमिशन मांगता है, पर वह किस कमरे की बात कर रहा था इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद बीड़ू और बाबा सबको बुलाकर उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर का खून इन तीनों ने नहीं किया। यह सुनकर तीनों जोली बहुत खुश हो जाते हैं। बीड़ू और बाबा उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर का खून और किसी ने नहीं बल्कि देव ने किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक क्लू मिला था जिसके बाद उन्होंने देव के कमरे की तलाशी ली और उन्हें देव के जूतों में से एक टूटी हुई चिप मिली जिसका दूसरा हिस्सा उन्हें सीसीटीवी रूम में मिला जहां पर सीसीटीवी फुटेज की हार्ड ड्राइव को तोड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि देव ने ही डॉक्टर का खून किया है और वहां वो सबूत को मिटाने आया था। वह देव को पकड़कर शिप की जेल में बंद कर देते हैं। देव चिल्ला चिल्लाकर सबको बताता है कि उसने डॉक्टर का खून नहीं किया क्योंकि उसके पिता की सारी जायदाद उसे ही मिलने वाली थी, पर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जूलियस कहीं जा रहा होता है
और उसकी नज़र खून के छींटों पर पड़ती है जिनके पास एक डायमंड का टुकड़ा पड़ा था। जूलियस सोचता है कि जिसने भी खून किया होगा उसके हाथ के ब्रेसलेट में से डायमंड मिसिंग होगा। रात को पार्टी में बहाना बनाकर जूलियस बार बार सबके हाथ चेक करता है पर उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। पर कुछ समय बाद जब वह शिप के कैप्टन से बात कर रहा था तब उसकी नज़र शिप के कैप्टन के हाथ पर पड़ती है जिसके हाथ में लगे पहने हुए ब्रेसलेट में से डायमंड मिसिंग था। यह देखकर जूलियस को यकीन हो जाता है कि कैप्टन ने ही खून किया है। यह सारी बात जूलियस जाकर बीडू और बाबा को बता देता है और वो कैप्टन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी शिप की लाइट चली जाती है और शिप में अफरा तफरी मच जाती है। वह किसी तरीके से कैप्टन को ढूंढ लेते हैं। तभी मूवी में बीडू और बाबा के सीनियर दगड़ू की एंट्री होती है। वह बताता है कि उसे पहले से ही खबर मिल गई थी कि शिप में मर्डर हो रहे हैं और वह इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पहले से ही लग गया था। उसके पास उन सब के बारे में पूरी जानकारी थी जो भी उस शिप में मौजूद थे। वह सबके हाथों में एक एक लेटर पकड़ाता है। वो कहता है कि उसमें उनके सारे जीवन के चिट्ठे गट्ठे और किए हुए अपराध हैं जिनकी सज़ा उन्हें अभी तक नहीं मिली है। माया पर करोड़ों का कर्जा था क्योंकि वह गैम्बलिंग में ये सारा पैसा हार गई थी। इस पर दगड़ू कहता है कि वह उन पैसों को चुकाने के लिए भी रंजीत का मर्डर कर सकती है और देव पर पहले से एक हिडन ड्रंक केस चल रहा था जिस पर वह कहता है कि वो पहले ही एक अपराध कर चुका है तो उसे दोबारा करने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। फिर दगड़ू कहता है कि कल सुबह तक वह असली खूनी का पता सबको बता देगा। यह सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। यह सब कहने के बाद दगड़ू कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दगड़ू के सोने के लिए जाने के बाद जूलियस सबसे कहता है कि क्यों ना हम इस दगड़ू को ही मार दें क्योंकि ये बात तो पक्की है कि हम तीनों में से कोई एक खूनी है। अगर हम इस दगड़ू को ही मार देंगे तो खूनी भी बच जाएगा और हम भी बच जाएंगे। पर सभी इस बात पर इनकार कर देते हैं। रात को एक मास्क पहना हुआ आदमी दगड़ू के कमरे में जाता है और उसे मार देता है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब दगड़ू वहाँ पर होता ही नहीं है। असल में दगड़ू को पहले से ही किसी आदमी पर शक होता है और दगड़ू पीछे से आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका मास्क हटा देता है। तब हमें पता चलता है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी और कोई नहीं देव ही होता है। तभी वहाँ पर जूलियस भी आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि जूलियस एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जिसे रंजीत ने ही हायर किया होता है ताकि वो उसके बेटे जॉली को ढूंढ सके। तभी एक और मास्क पहना हुआ आदमी वहां आता है और देव को मारकर भाग जाता है। जूलियस भी उसके पीछे दौड़ने लगता है और किसी तरीके से उसे पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो दूसरा आदमी और कोई नहीं जलभूषण होता है। सब यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जलभूषण उन्हें बताता है कि उसी ने देव से हाथ मिलाया था। वह नकली जॉली बनकर वहां इसलिए आया था ताकि वह रंजीत की जायदाद को हड़प सके और वह सारी जायदाद देव और वो जलभूषण आपस में आधी आधी बांट सकें। जलभूषण उन्हें बताता है कि जब वह ब्लड सैंपल चेंज कर रहे थे ताकि कोई सबूत ना रहे कि वो जॉली नहीं है, तब उन्हें ब्लड सैंपल चेंज करते हुए डॉक्टर ने देख लिया था, इसलिए उन्हें उस डॉक्टर को मारना पड़ा। और ये सब होते हुए शिप के कैप्टन ने देख लिया था और बेदी को भी जलभूषण पर शक हो गया था जिस वजह से वह उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और इसलिए उन्हें बारी बारी इन दोनों को भी मारना पड़ा। अभी वहां देव आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं होता और सब पर गन ताक देता है और फिर दगड़ू उस पर गन ताक देता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसके बाद दगड़ू और जलभूषण आपस में भिड़ जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर देव वहां पर लगे एक बड़े से फ़ैन को ऑन कर देता है जिसकी वजह से सब मरने ही वाले थे कि किसी तरीके से दगड़ू जाकर उस फ़ैन को बंद कर देता है और सबकी जान बच जाती है। तभी वहां पर असली जॉली की एंट्री होती है जो कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने पिता को मिलने के लिए आया था। खैर अब तो वो उस दुनिया में नहीं रहे, पर मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे उनकी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास उसके पिता से भी दोगुनी जायदाद है और वो चाहता है कि उन पैसों को वह आपस में बांट लें। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं पर जलभूषण और देव
बहुत उदास होते हैं। वो सोचते हैं कि जिन पैसों के लिए उन्होंने इतने लोगों का खून किया वो पैसे तो इन्हें ऐसे ही मिल गए। उसके बाद जलभूषण और देव को जेल में बंद कर दिया जाता है और बीड़ू और बाबा को उनका केस सॉल्व करने के लिए नौकरी में वापस रख लिया जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और पैसे मिलने के बाद वो सभी बहुत अमीर हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।